हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में और साथ ही बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और फिर मूव करते हैं टॉपिक पे। सो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ में कुछ कमिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर देंगे, जैसे है जन्म कमिटी 1993, कमिटी आल्सो नोन एज कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन वाज अ कमिटी फॉर्म्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1993। किस लिए बनाई गई थी? टू रिव्यू एंड रिकमेंड चेंजेस टू द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो भी चेंजेस लाया जाए या फिर रिव्यू किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ अच्छा है तो उसको मेंटेन किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इट रिकमेंडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी फॉर इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस एंड आस्क्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ रही थी डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनको ग्रोथ को रोकने की बात भी की गई इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट एम्फसाइज्ड द नीड फॉर नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की थी, टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू इनकरेज रिसर्च इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। दूसरी कमिटी है सैम पिट्रोडा कमिटी। ये अक्सर आ जाता, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में और इसको नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली सैम पिट्रोडा कमेटी के नाम से भी मिल जाएगा आपको, नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से भी मिल जाएगा। इट रिकमेंडेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुला टू मीट द डिमांड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स एंड क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस टू प्रमोट एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इट सपोर्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। देखिए, इस कमेटी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री का सपोर्ट किया था। ठीक है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंडिया में आनी चाहिए एंड आल्सो फेवर्ड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑन यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस, तो कभी कभी आप देखें ना, स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं होती, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें 800 कॉलेजेस होंगे, 700 कॉलेज, 100 कॉलेजेस होंगे जो एफिलिएटेड होते हैं, बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं। तो ये जो बर्डन है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, इसको कम करने की भी बात की गई है। द एनकेसी रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू 1500 बाई 2015। मतलब 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज़ हो जानी चाहिए, इन्होंने ये रिकमेंड किया था। यशपाल कमेटी की बात करें तो यशपाल कमेटी ने बात की कि जितनी भी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है ना, उनको सबको स्क्रैप कर दो, ख़त्म कर दो और एक सुपर रेगुलेटर बना दो। अब वो सुपर रेगुलेटर क्या होगा? 7 मेंबर कमीशन होगी, वो 7 मेंबर्स की बॉडी होगी, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, CHER, मतलब कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये तो हो गया सेंट्रल बॉडी के लिए। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स होगी जो कि सेकेंड टीयर होगी सिस्टम की। ठीक है, तो इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं अभी हायर एजुकेशन की, सबको स्क्रैप करके एक रेगुलेटरी बॉडी बना दो, जिसको बोला जाएगा सुपर रेगुलेटर, जिसका नाम होगा CHER और वो 7 मेंबर बॉडी होगी। स्टेट के लिए स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स होंगी। अब ये काउंसिल जो होंगी वो सेकेंड टीयर ऑफ CHER होंगी। यशपाल कमेटी का रिकमेंडेशन था। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी थी जो सभी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी या फिर मॉनिटरिंग बॉडी को स्क्रैप करने की बात की है, तो हो जाएगा यशपाल कमेटी। शर्मा कमेटी सेटअप अंडर प्रोफेसर MM शर्मा। ऑब्वियसली इट डेलिब्रेटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंडिया के डेवलपमेंट की बात होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? द कमिटी सजेस्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER को इस्टेब्लिश करने की बात की इन्होंने। और इन्होंने ये बोला कि द कमिटी आल्सो रिकमेंडेड दैट 500 करोड़ रुपीज बी स्पेंट ऑन रिसर्च इन बेसिक साइंसेस एवरी ईयर बाय द यूजीसी के द्वारा 500 करोड़ रुपए एवरी ईयर स्पेंड किए जाने चाहिए। इनका ये रिकमेंडेशन था, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है इंडिया में वो डेवलप हो सके। डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी। देखिए, एक शर्मा कमेटी के द्वारा टेक्नोलॉजी की बात की गई है और डॉक्टर अनिल काकोडकर के द्वारा भी टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई है।
ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रिकमेंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए कंट्री में, इन्होंने रिकमेंड किया। इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन ये आया कि जो 2% है बजट का इन एवरी इंस्टीट्यूशन टू बी इनवॉल्व फॉर रिसर्च, जो भी रिसर्च है उसमें, सॉरी जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिसर्च के ऊपर खर्च होना चाहिए 2%। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। खैर इनका ये रिकमेंडेशन था। केबी पवार कमेटी, केबी पवार कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूजीसी, यूजीसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कमेटी ने रिकमेंड किया 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 4 मॉडल्स थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, उनको रिकमेंड किया गया हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। कोठारी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो 1964 टू 1966, इसमें तो ईयर भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक में मतलब बना, ये बना इसमें, और इसमें रिकमेंडेशन आई। तो कोठारी कमीशन के बारे में बात करते हैं। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। चेयरपर्सन थे दौलत सिंह कोठारी, कहीं दौलत सिंह कोठारी लिखा के मिल जाएगा या फिर DS को लिख के आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन इज कॉल्ड एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। जो भी रिपोर्ट इन्होंने दी थी तो उसका रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। 4 मेन थीम्स ऑफ द कमीशंस वेयर, देखिए 4 मेन थीम्स थे कमीशंस के, जिसमें से पहला था इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, दूसरा था प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तीसरा था एजुकेशनल मॉडर्नाइजेशन, और चौथा था डेवलपिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। देखिए याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। द मेन रिकमेंडेशन से क्या थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये पहले कहाँ गया था, ठीक है, तो पहले ये DPSP बना था। DPSP बनने के बाद अब ये हो गया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A के अंदर। ठीक है, तो मतलब किसी भी कोई भी बच्चा होगा जो 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, तो वो उसके पास फंडामेंटल राइट है इंडिया में, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस, इन्होंने जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसी तरह इंडियन एजुकेशन सर्विस के भी एक कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। और 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जो नेशनल इनकम है उसका 6% इस एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 6% नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, ये वाली लाइन यशपाल कोठारी कमीशन के अंदर है, ये वाली लाइन पूछी जाती है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये वाली भी लाइन इसमें आती है। मिसलेनियस कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आएगा मैं किस हेडिंग के अंदर रखूँ, तो बस आपको पता होना चाहिए चाहे वो जिस हेडिंग के अंदर हो। चार्टर एक्ट 1813, जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, तो चार्टर एक्ट था 1813, वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पहली बार जब इनका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन के लिए भी कुछ करना है, तो वो आया था इनका चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, देयर वाज सम स्प्लिट इन द गवर्नमेंट, मतलब कुछ मतभेद चल रहे थे अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशन, वेदर इट शुड बी ट्रेडिशनल आर मॉडर्न। एक्चुअली पता है 1813 के बाद जब ये इन्होंने बात की थी ना, तो यहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स हुई थी। डिबेट्स में ये चल रहा था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन दिया जाए या फिर मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। साथ में ये भी डिबेट चल रहा था कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। लैंग्वेज मतलब नेटिव लैंग्वेज में इनको एजुकेशन दिया जाए, मतलब इंडियंस की बात हो रही, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में बात एजुकेशन दी जाए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। तो ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपना देखना था। तो ये भाई साहब आए लॉर्ड मकौले, इन हिज माइन्यूट्स इन 1835 एडवोकेटेड एफर्ट्स टू मेक नेटिव्स ऑफ द कंट्री थॉरली गुड इंग्लिश स्कॉलर्स। इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा 1835 में अपना माइन्यूट्स सबमिट करता है या फिर दिखाता है गवर्नमेंट को। उसमें इस बंदे ने कहा कि भाई जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होगा ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा। ठीक है, तो बंदे ने बोला कि यहाँ की लैंग्वेज जो है या फिर नेटिव लैंग्वेज जो है या फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा एजुकेशन सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो खैर इसको कौन समझाए, खैर छोड़िए। 1835 अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय, इट वॉज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंडिया। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया इंग्लिश को हम एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे।
द स्टार्ट वाज टू बी मेड अमंग फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लासेस स्टूडेंट्स। देखिए अपर और मिडिल क्लासेस जो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ये बात हुई थी। अल्टीमेटली दैट पॉलिसी वॉज ट्रिकल डाउन टू द मासेस, बाद में ये मासेस तक पहुंच जाएगी। दैट वॉज कॉल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला गया इसको। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु बी इंडियन इन कलर एंड ब्लड। मतलब मेन एम इनका क्या था कि इंडियन कलर और ब्लड में तो हों लेकिन टेस्ट और एफिलिएशन में इंग्लिश हो, मतलब ब्रिटिश हो वो, ठीक है। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ये इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ अपना बताया था, तो उसको बोला गया सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 में उन्होंने सबमिट किया था या फिर सामने रखा था, जिसको बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडियन एजुकेशन कमीशन आल्सो नोन एज हंटर कमीशन, जो कि 1882 टू 1883 तक चला, मतलब इसमें आया, इसमें रिकमेंडेशन दी गई। रिकमेंडेड द सेग्रीगेशन ऑफ एजुकेशन इनटू प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अभी तक क्या बात हो रही थी कि एजुकेशन एज ए होल की बात हो रही थी, ठीक है। तो हंटर कमीशन ने क्या किया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन की, जब एजुकेशन की बात करो दोनों को अलग अलग करके बात करो, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो हंटर कमीशन ने सेग्रीगेशन की बात की प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में एजुकेशन को। हरतोक कमीशन आया 1923 में, फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। सप्रू कमिटी 1934 फोकस्ड अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अबोट वुड रिपोर्ट 1937 रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। इन्होंने, इस बंदे ने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जितनी भी सर चार्ल्स वुड और इंडियन हंटर कमीशन, ये सब ना एक एक लाइन पे दे देंगे आपको और उसी से क्वेश्चंस बनेगा, तो याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें। वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नाम से आ जाए, नई तालीम नई एजुकेशन, किसी भी नाम से आ जाए। वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में आया, महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था। केम अप विथ ए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन 1937, ठीक है। इट केम टू बी नोन एज वारधा एजुकेशन प्लान। It aimed that all children between the ages of 8 and 14 should receive free and compulsory education in their respective vernacular language। देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो 8 to 14 ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी उनके नेटिव लैंग्वेज में मिलना चाहिए, मतलब जो बच्चा बोलता है स्टार्टिंग से, ठीक, उस लैंग्वेज में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। दिस केम टू बी नोन एज नई तालीम और न्यू एजुकेशन। नई तालीम लिख के आ जाएगा, न्यू एजुकेशन लिख के आ जाएगा, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन लिख के आ जाएगा, कुछ भी लिख के आ जाएगा, मतलब आपको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात हुई थी। और देखिए कोठारी कमीशन में जो बात हुई थी, यहाँ पे सिर्फ इस बात की बात हुई थी, इस चीज़ की बात हुई थी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है। और यहाँ पे वर्धा कमीशन में जो महात्मा गांधी ने बात की थी वो थी 8 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया केम इन 1944, ठीक है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉर्मुलेशन पहला अटेम्प्ट जो किया गया था वो 1944 में हुआ था, विद द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया। इसको सर्जेंट रिपोर्ट भी बोला गया था। इसकी सर्जेंट रिपोर्ट के अंदर ही पहली बार बात की गई थी फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी के रिकमेंडेशन दिया गया था, कमीशन का नहीं, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1945 टू ओवरसी द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। और इनके रिकमेंडेशन की वजह से 1945 में बनाया गया और 3 यूनिवर्सिटीज़ को ओवरसी करने के लिए या फिर उनको देख रेख करने की बात की गई उसमें, जैसे पहला है अलीगढ़, दूसरा बनारस, तीसरा दिल्ली। इन 1947 द कमिटी वाज इंटरेस्टेड विद ऑल द देन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, मतलब 1947 में क्या कर दिया गया, जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज थी सबको पकड़ा दी, भैया आप सबकी देख रेख करो, अच्छा काम कर रहा हो, शाबाशी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हैड बीन अपॉइंटेड इन 1948। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसको देखिए क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।
He made an interim recommendation to the government wherein he suggested that education be made an concurrent subject. ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भैया जो एजुकेशन होगा वो होना चाहिए कॉन्करेंट सब्जेक्ट में। देखिए 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट एक्चुअली होती है, यूनियन लिस्ट, तीसरा होता है दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो होता क्या है, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो होगी वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएंगे। और कॉन्करेंट में होती है कि दोनों बना सकते हैं लॉ। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बनाते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉ होगी वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिस्टम है इन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट होना चाहिए एजुकेशन को, तो मतलब ताकि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों उसमें लॉ बना सकें। दिस रिकमेंडेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था, हालांकि वो बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ है। द यूजीसी वाज फॉर्मली established in November 1956 by an act of UGC Act 1956। ठीक है, तो यूजीसी वाज फॉर्मली established in November 1956 as a statutory body of the government of India through an act of parliament for the coordination, क्या काम है, coordination, determination and maintenance of standards of university education in India। ये इसका काम हो गया यूजीसी का। मुदलियर कमीशन के बारे में बात करते हैं 1952 टू 53, आपको ईयर भी याद रखना है, पॉपुलर एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग ए 3 ईयर सेकेंडरी, मतलब 3 साल सेकेंडरी एजुकेशन एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम की इन्होंने रिकमेंड की थी। कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961, इट वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद इसके चेयरमैन थे। टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द यूथ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। देखिए यूथ के इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स का यूथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या रोल है, ये चीज़ स्टडी करने के लिए कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में बनाई गई थी और इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर संपूर्णानंद। एजुकेशन 1976 में सब्जेक्ट बन गया कॉन्करेंट लिस्ट का। तो मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बात की थी कि भैया कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो 1948 में, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसने बोला कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो स्टेट लिस्ट ही रहेगी, स्टेट लिस्ट के अंदर ही रहेगी। तो एजुकेशन को 1976 में जाकर बनाया गया सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उस समय चल रहा था इमरजेंसी कंट्री में, तब की बात ये। द प्रोसीजर टू कंडक्ट क्वालिफाइंग एग्जाम सच एज नेट सेट JRF वॉज अडॉप्टेड बाय, मतलब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वॉज अडॉप्टेड बाय पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 जब बनी थी तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ एक्शन बना था 1992 में। ठीक है, तो उसके अंदर बात की गई थी कि नेट सेट JRF जैसे कोई एग्जाम्स होने चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करते हैं। NEP शॉर्ट फॉर्म हो गया, इज बेस्ड ऑन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है जो कि 2019 में आया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन वाज द चेयरपर्सन फॉर द पर्पज। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन चेयरपर्सन थे। ठीक है, दिस पॉलिसी इंटेंड्स टू फैसिलिटेट एन इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा ये वाली लाइन पूछ लेता है, याद कर लीजिए, इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी भी होनी चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, कि मतलब एंड द NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, जो कि ठीक है एम तो यही है लेकिन भैया बहुत काम करना है। लिख देता हूँ, बहुत काम करना है, ऐसे ही नहीं बन जाएंगे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपके स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, तो उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। NEP इज थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 1968-1986। देखिए पहली बनी थी 1968 एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी बनी 1986 में, अब तीसरी बनी है 2020। इसलिए जो 2020 वाली है इसको बोला जाता है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। द पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो भी पॉलिसी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, 4 पार्ट्स में या फिर बनाई गई है। स्कूल एजुकेशन के लिए तो स्कूल एजुकेशन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हायर एजुकेशन, तीसरा था अदर की एरियाज ऑफ फोकस, जैसे एडल्ट एजुकेशन है, प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ऑनलाइन एजुकेशन। चौथा मेकिंग इट हैपन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा।
तो हायर एजुकेशन देखेंगे हम कि हमारे लिए क्या है इसमें। तो हायर एजुकेशन में क्या, होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ अ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी ऑफ 3 और 4 ईयर्स। मतलब जो अंडर ग्रेजुएशन है वो 3 और 4 ईयर्स का हो सकता है। और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस की बात की गई है इसमें। मतलब क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं अगर 3 साल की है तो 1 साल अगर आप पढ़ें और आपको लग रहा है कि नहीं मैं इससे आगे और नहीं परस्यू कर पाऊंगा, तो आप छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। 2 साल पढ़ते हैं और फिर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और 3 साल अगर आप पढ़ते हैं, मतलब पूरी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये हुआ। यूजी पीजी एंड पीएचडी कोर्सेस मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए। और एमफिल को आपको पता ही होगा कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है अब। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बॉडी होगी, इसको बनाया जाएगा फॉर फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। ये ना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है इंडिया में। रिसर्च यहाँ पे बहुत नॉर्मल तरीके से की जाए, जितना अच्छा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा कंट्री डेवलप होगी। तो रिसर्च पे और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ही बोल सकते हैं, विल बी सेटअप ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन। पूरे हायर एजुकेशन जो भी है उसको देख रेख के लिए एक ही, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशंस को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स। इट आल्सो पेव्स द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेटअप कैंपसेस इन इंडिया। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो कैंपसेस है वो इंडिया में सेटअप होनी चाहिए या फिर इंडिया में आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बात भी कर रही है, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि पॉलिसी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जो आप एलिजिबल होते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में कैंपसेस ओपन करने के लिए। आप अपनी फीस में आप खुद डिसाइड कर लिए, मतलब जो भी जैसे भी है। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी भी या फिर ये भी इनिशिएटिव ले लिया है। एनईपी एम्फसाइजेस सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। स्पेशल एजुकेशन जोन की बात की गई है फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स। जो भी डिसएडवांटेज रीजन्स या फिर ग्रुप हैं उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी बात की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्सियन एंड प्राकृत, देखिए इन लैंग्वेज का ना प्रमोशन होगा इससे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन शुड बी सेटअप। इट आल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6%। ये आपको याद रखना है, 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। मतलब जो 6% है जीडीपी का, वो कितना जल्दी से जल्दी आप एजुकेशन सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो रिकमेंडेशन आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाएगा कि जल्दी से जल्दी 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए हम खर्च करना स्टार्ट कर दें। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।